जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन एंड डिफॉरेस्टेशन और आज के लेक्चर में हम इन दोनों फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट एसिड रेन, कैसे होती है, क्या होती है, इसके होने से नुकसानात क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, और उसके बाद हम डिफॉरेस्टेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि इसके क्या नुकसानात। चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड रेन से। और सबसे पहले तो आप एसिड रेन का फेनोमेना समझ लीजिए कि ये है क्या भला। देखिए एसिड रेन को उर्दू में हम आम तौर पे बेटा तेजाबी बारिश कहते हैं। अच्छा, अब तेजाबी बारिश को अब अगर मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक करके समझाऊं तो ऐसी बारिश जिसकी पीएच कम होती है उसको तेजाबी बारिश कहते हैं। सो वी कैन से दैट द रेन विद पीएच 3, 4 और 5, अच्छा वो बारिश जिसकी पीएच 3, 4 या 5 होती है ना बेटा, उसको हम तेजाबी बारिश या एसिड रेन कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये ऐसी बारिश होगी कब जिसकी पीएच 3, 4, 5 होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, चलिए समझ लीजिए। देखिए होता ये है कि आपके जमीन के ऊपर एटमोस्फेयर है, वहां पर गैसेस मौजूद है और वहां पर ही वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। तो जो वाटर वेपर्स हैं, जो H2O है बेसिकली, वो वहां पर ऊपर ही एटमोस्फेयर में ही मुख्तलिफ गैसेस के साथ ना कंबाइन कर लेते हैं, रिएक्शन कर जाता है। बिकॉज एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूटेड है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं, तो वो वाटर वेपर्स जो ऊपर मौजूद होते हैं वो इन केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट वहां पर मेन फैक्टर होता है इन दोनों का रिएक्शन करवाने का। सो वाटर हो गया, साथ जो है अब HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, या फिर नाइट्रिक एसिड हो सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड जो हैं, ये जो मैंने अभी लिखे HCl, HNO3 एक्सेट्रा, ये ऊपर एटमोस्फेयर में गैसेस फॉर्म में बेटा मौजूद होते हैं। तो जो आपके पास वाटर है ये इनके साथ रिएक्ट कर लेता है। बेसिकली ये कंपाउंड ऐसे मौजूद नहीं होते। H2SO4 की ये जो सल्फर सल्फर गैस है वो मौजूद होती है। HNO3 के हवाले से जो है ना वो जो नाइट्रेट है मुख्तलिफ वो मौजूद होते हैं। तो वाटर इन गैसेस के साथ, सल्फेट्स के साथ या नाइट्रेट्स के साथ कह लीजिए, रिएक्ट कर लेता है और ये रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अच्छा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गया तो फिर मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स बन जाते हैं इन द गैसियस फॉर्म ही, और वहां पर ऊपर हवा में ही मौजूद रहते हैं। यानी यहां से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर गया, ऊपर गैसेस के साथ मिल गया और वहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में एसिड बन गए गैसियस फॉर्म में और ऊपर ही मौजूद है। अब होगा क्या कि जब तक टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो गैसियस फॉर्म में मौजूद रहेंगे, वेपर्स ऊपर ही, ये एसिड्स भी। जैसे ही जब कभी टेम्परेचर कम होगा तो वो वेपर्स कन्वर्ट होंगे वाटर में यानी लिक्विड में, तो ये एसिड भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और देन दे विल ड्रॉप डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब इस सूरत में जो बारिश होती है, इस तरह की जो बारिश होती है, उसको हम बेटा एसिड रेन बोलते हैं। यानी एसिड की बारिश, तेजाबी बारिश, ऐसी बारिश जिसकी पीएच 3, 4 या 5 है, 3, 4 या 5 है या 3 से 6 की रेंज में। तो इस फेनोमेना को हम एसिड रेन बोलते हैं, जिसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ मिलकर एसिड्स बना लेते हैं और फिर वो एसिड्स जो है वो नीचे ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस एसिड रेन का कोई नुकसान है या हमें फायदा है, या हमारी जिंदगी में इंसानों पे या दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एसिड रेन का क्या नुकसान है। देखिए भी सीधी सी बात है, ऊपर से तेजाब बरस रहा है तो नुकसान ही होगा ना। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट इंपैक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, की एसिड रेन की वजह से होता क्या क्या है बेटा। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एसिड रेन है ये आपकी जमीन के लिए, अर्थ क्रस्ट के लिए बड़ी नुकसानदेह है, और इसके अलावा आपका जो रिवर्स हैं और आपके जो लेक्स हैं उनके लिए भी बड़ी नुकसानदेह। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस दैट एसिड रेन डिस्ट्रॉयज nutrients in the water of rivers and lake। अच्छा, दरियाओं और लेक्स में जो पानी होता है ना उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं उनको एसिड रेन खत्म कर देती है, किल कर देती है। एक और काम एसिड रेन करती है कि ये जो रिवर वाटर है उसकी पीएच को लो कर देती है। इट लोअर्स द
pH ऑफ वाटर ऑफ रिवर्स। अब जाहिर सी बात है, जब बारिश होगी तो बारिश का पानी अल्टीमेटली ये दरियाओं में या नहरों में ही जाना है ना बेटा। तो अब क्योंकि इसकी अपनी पीएच कम होती है, ये दरियाओं और नहरों के पानी की भी पीएच कम कर देती है जब उनमें मिलती है, और जब पीएच कम होती है ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन को भी बहुत ज्यादा डैमेज करती है जी एसिड रेन। अब जमीन के साथ ही हम प्लांट्स का भी जिक्र कर लेते हैं। प्लांट्स की जो बार्क है, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, ठीक है जी, इसी तरह प्लांट्स की जो लीफ पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, इन सब चीजों को ये वॉश आउट कर देती है, यानी खत्म कर देती है। अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल मौजूद होते हैं उनको ये जो है ना वो कह लीजिए कि डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें और एसिड रेन के मजीद कुछ हरकतों की बात करें तो हमें पता चलता है कि एसिड रेन जो है मेरा बेटा, ये मेटेलिक सरफेसेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इट ऑल्सो डैमेजेस मेटेलिक सरफेसेस। अब मेटेलिक सरफेस मैं आपको समझाता हूं मिसाल के तौर पे, कोई भी ऐसी सतह, कोई भी ऐसी सरफेस जो मेटल से बनी है और जो चमकदार है उसको मेटेलिक सरफेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे गाड़ियां होती है ना, अब गाड़ी के ऊपर तो चले पेंट होता है ना, तो वो मेटेलिक सरफेस कवर होती है। कोई ऐसी चीज जो मेटल से बनी हुई है, जैसे आप कुछ बिल्डिंग्स देखते हैं तो बिल्डिंग्स के एक्सटीरियर जो है वो मेटल से बने होते हैं, या आपके बहुत सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी होती हैं जिनकी जो सरफेस है वो मेटल से बनी होती है। तो अगर एसिड रेन किसी भी मेटल के ऊपर पड़ती है, मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसको डैमेज कर सकती है, उसका कलर खराब कर सकती है। तो ये एक नुकसान भी होता है हमारे पास एसिड रेन। इसके अलावा मेरा बेटा, अब अगर इसमें आपने एग्जांपल करनी है मेटेलिक सरफेसेस में, तो आपकी जो फैब्रिक की प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, वो भी डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स को बहुत ज्यादा नुकसान है जी। जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको भी जो एसिड रेन है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स में हमें जिक्र मिलता है ताजमहल का, जो इंडिया में मौजूद है। ताजमहल जो है ना बेटा, वो मार्बल का बना हुआ है, संगे मरमर का बना हुआ है। ये जो इस तरह की मेटल्स होती हैं, मेटल तो नहीं इसको कहेंगे बेसिकली, इस तरह के जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, जैसे मार्बल है, जैसे ग्रेनाइट है, जैसे मोर्टर है, इनके ऊपर भी एसिड रेन का बहुत बुरा इंपैक्ट होता है। एसिड रेन इनको डैमेज कर देती है और जो ओवरऑल लुक होती है बिल्डिंग की वो खराब हो जाती है। अब अगर हम ताजमहल की बात करें ना, तो ताजमहल के बहुत सारे जो सरफेस के हिस्से हैं, बाहर वाले हिस्से हैं, उनका कलर फेड हो गया हुआ है, वो खराब हो गए हुए हैं, उनकी खूबसूरती खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ताजमहल वाले इलाकों में एसिड रेन बहुत ज्यादा होती है और वहां पर ये फिर बिल्डिंग्स जो है वो कॉन्स्टेंटली डैमेज होती रहती है। आज नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन। अब हम एसिड रेन के बात चलेंगे जी डिफॉरेस्टेशन पे, और इसकी बात करेंगे कि ये क्या बला होती है। देखिए, इससे पहले भी आई होप आपने ये टर्म कई बार पढ़ी होगी। भाई सीधी सी बात है, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। जहां पर एक जंगल मौजूद है, वहां से उस जंगल को खत्म करना, इस कॉन्सेप्ट को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं बेटा। अब वो चाहे नेचुरल कॉज से हुआ हो, चाहे ह्यूमंस ने खुद किया हो, बात एक ही है। अगर फॉरेस्ट क्लीन हो गया तो इसका मतलब है यहां पर हो गई है डिफॉरेस्टेशन। अब सवाल ये है कि डिफॉरेस्टेशन जो है मेरा बेटा क्यों होती है, इसकी क्या रीजंस है, क्या कॉजेज है। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो इसको हम अंडरस्टैंड कर लिया हमने कि ये क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट ह्यूमंस की तरफ से भी हो सकती है और नेचुरल काज से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप अभी अक्सर सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई है, तो वो ह्यूमन कॉज तो नहीं होती, वो तो नेचुरल कॉज होती है, आग लग गई। तो अब अगर इस तरह जंगल खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे ये ह्यूमन कॉज से नहीं हुआ, ये नेचुरल कॉज से हुआ है, बट अगेन हम कहेंगे उसको डिफॉरेस्टेशन। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉजेस की, कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजूहात क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन होती क्यों की। भाई एक्चुअली बात यह है कि फॉरेस्ट जो है ना वो हमारे लिए सोर्स है बहुत सारी चीजों का, और उन चीजों को हासिल करने के लिए हम फॉरेस्ट को खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लैंड चाहिए, अगर हमें लैंड चाहिए और हमने लैंड का यूज करना है,
अब हमने लैंड का यूज क्यों करना होगा, सोचिए, हमने लैंड का यूज करना होगा बेटा एग्रीकल्चर के लिए। इतनी तो तादाद है हम इंसानों की, तो हमें खाने के लिए चीजें चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। हमने रोड बनाने होंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसके लिए लैंड चाहिए होगी। हमने फैक्ट्रीज लगानी होंगी, इंडस्ट्री लगानी होगी, उसके लिए हमें जो है ना वो लैंड चाहिए होगी। इसके लिए इंसान जो है वो फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है। भाई हमने माइनिंग करनी होगी, कान कुनी जिसको कहते हैं, उसके लिए भी हमें लैंड चाहिए होगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम जंगलात को खत्म करते हैं। ये अभी मैंने एक रीजन बताई है कि हमें लैंड चाहिए होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आगे चले, भाई इंसान को लकड़ी चाहिए है। वो क्यों चाहिए है? वो लकड़ी चाहिए है जलाने के लिए, फायर के लिए और फर्नीचर के लिए। फर्नीचर के अलावा जो इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्री है, उसमें भी वुड जो है वो बहुत ज्यादा जगहों पे यूज होती है। तो ये भी हम एक रीजन है जी फॉरेस्ट को खत्म करने की, जंगलात को खत्म करने की। इसके अलावा जो एक और रीजन है उसकी भी बात कर लेते हैं। भाई प्रे, इंसान को शिकार बड़ा पसंद है। तो जब इंसान शिकार करता है तो डेफिनेटली शिकार की वजह से जंगलात में इंटरवेंशन ज्यादा होती है और उस वजह से भी जंगलात जो है वो कम होते जाते हैं, वो खत्म होते जाते हैं। अब अगली बात यह है कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है बेटा तो इसका नुकसान क्या है? ये तो हमने पढ़ा ना, ये वजूहात हैं, ये रीजन हैं जिनकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसका नुकसान क्या है। चलिए वन बाय वन। भाई अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली बात, मेरा बेटा आपने ना कहीं 9वीं में पढ़ा होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो जाती है, जमीन कटाव का शिकार हो जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात सुनिए, भाई फ्लडिंग ज्यादा होगी, सैलाब आएंगे। जो जंगलात है ना वो ट्रांसपरेशन करके वाटर का बैलेंस बड़ा बना के रखते हैं। तो फ्लडिंग होगी जी, सैलाब आएंगे, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, यानी जमीन की परतें इधर उधर हो जाएं। इसके अलावा ड्राउट की कंडीशन हो सकती है, जिसको हम खुश्क साली कहते हैं बेटा। उसकी रीजन क्या होगी? देखिए जंगलात ये तो ट्रांसपरेशन करके पानी ऊपर भेजते हैं तो बारिश आती है। जब जंगलात नहीं होंगे, ट्रांसपरेशन नहीं होगी, तो फिर ड्राउट ही होगा डेफिनेटली। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है जनाब। ये जंगलात की कटाई का ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से ही है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? देखिए बेटा, ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करते हैं। जब प्लांट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है ना फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये कुछ कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन की और इफेक्ट्स हैं। और ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एसिड रेन को अंडरस्टैंड किया और डिफॉरेस्टेशन को अंडरस्टैंड किया। आई होप यू पीपल गॉट इट। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।